Hi everyone, welcome back to our YouTube channel, High Marks Academy, and from now onwards we will start with biology. So first we are starting with the class 9th bio chapter, that is the fundamental unit of life. तो ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5th है और ये एक बेसिक चैप्टर है. जब भी आप बायो पढ़ते हैं तो आपको इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए. Why? Because whenever you study any subject related to life science, आपके पास एक बेस होना चाहिए जिससे आप आगे के चैप्टर्स, चाहे वो क्लास 9th के हो, चाहे वो क्लास 10th के हो, आप उनको इजीली पढ़ पाए और समझ पाए. One more thing, that whenever you are studying, make sure that you are carrying a notebook or pen with you so that you can make some short notes or some bullet points. Although I have written some points in the PPT, but make sure that whenever you are making notes, you learn them. And whenever you carry them to your next class, it is easy for you to understand. Okay, so now we will begin with the chapter that is the fundamental unit of life. Whenever we talk about the name of the chapter का नाम है fundamental unit. Fundamental का मतलब होता है बच्चों basic. And unit means the smallest particle. Okay, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल होता है, हम बोलते हैं मॉलिक्यूल का बेस होता है एटम. सिमिलरली बायो में जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, लिविंग स्पीशीज की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो हम चैप्टर की बात करेंगे वो होता है सेल. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जो होती है लिविंग बीइंग्स की, लिविंग स्पीशीज की, वो कहलाई जाती है सेल. अब हम डिटेल में जाने से पहले आप इसको ऐसा समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि फॉर एग्जांपल हम हमारे आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, राइट. सो व्हेनेवर वी सी दीज बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स में क्या होता है, ब्रिक्स जो होती हैं उनको पाइल अप करके बनाई जाती है कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग. लाइकवाइज आप किसी भी लिविंग स्पीशीज को अपने आसपास देखेंगे, चाहे वो लिविंग स्पीशीज एक छोटे सिंगल सेल की हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, वो सब मिलके बना हुआ होता है सेल से. ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे बिल्डिंग को ब्लॉक्स को पाइल अप किया जाता है और एक बिल्डिंग बनाई जाती है. सिमिलरली बायो में जब भी आप लाइफ की बात करते हैं, बायोटिक स्पीशीज की बात करते हैं, तो सेल्स को पाइल अप करके एक लिविंग स्पीशीज बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरिया का इमेज लिया है. सो व्हाट इज अ बैक्टीरिया? इट इज अ सिंगल सेल. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बैक्टीरिया, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ सिंगल सेल. ठीक है, तो ये भी एक लाइफ फॉर्म है. सिमिलरली अगर हम बात करें प्लांट्स की, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स. Similarly, when we talk about any kind of animals, animals की जब हम बात करते हैं, we also count humans in that. So whenever we talk about animals also, it is all made up of cell. तो इससे हमें एक पॉइंट जो क्लियर हुआ वो ये है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, बेस फॉर्म करता है लाइफ का. साथ ही साथ सेल क्या होता है, अपने सारे फंक्शंस खुद कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि एक सिंगल सेल है, एक सेल है, बट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक सेल अपने सारे फंक्शंस खुद कर सकता है, राइट. तभी सेल की जो डेफिनेशन होती है ये होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मींस, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. जैसा आप देख सकते हैं कि सेल का एक फ्रेमवर्क है, एक स्पेसिफिक उसकी शेप है, राइट. सिमिलरली फंक्शनल मींस एक सेल अपने सारे काम खुद करने के लिए केपेबल है. वो कैसे करता है अपने सारे काम, वी विल कवर दैट इन द फॉलोइंग स्लाइड्स. जैसे जैसे हम चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. बट एज ऑफ नाउ आपको एक चीज समझनी है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. चाहे वो एक सिंगल सेल का हो, चाहे वो एक से ज्यादा सेल का हो, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. Okay, next is all living organisms are made up of cells and cell act as the building blocks. This is what I just explained कि cells क्या होते हैं, building blocks होते हैं. मतलब जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है, ब्रिक्स का यूज किया जाता है. सिमिलरली लाइफ या फिर बायोटिक फॉर्म्स को बनाने के लिए सेल का इस्तेमाल किया जाता है, सेल उसके अंदर यूज होता है. नेक्स्ट इज इन लैटिन इट रेफर्स टू लिटिल रूम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई इज इट कॉल्ड अ लिटिल रूम? जैसे आप सेल देखते हैं, सेल ऑल्दो यू कैन नॉट सी द सेल विद इट्स नेकेड आईज, बट यहाँ पर हम ये समझना चाहते हैं कि आप किसी रूम की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी घर में भी अगर आप रूम को देखें, तो एक रूम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके रूम के अंदर कोई कबर्ड भी होगी, रूम के अंदर आपके पास कोई बेड भी हो सकता है. सिमिलरली यू माइट हैव सम साइड टेबल्स. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है
रूम के अंदर पाए जाते हैं जो कि उस रूम को यूजफुल बनाते हैं। सिमिलरली कोई भी एक सेल होता है, सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये हेल्प करते हैं सेल को फंक्शन प्रोवाइड करने में और इसी की मदद से सेल अपने सारे काम खुद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये देखना है, हमने अभी तक क्या समझा है कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट है, सेल्स एक साथ लग के बनाते हैं, लिविंग स्पीशीज को बनाते हैं। बट ऐसा कैसे हो रहा है कि एक सिंगल सेल जो इतना छोटा है जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली सी द सेल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, राइट। माइक्रोस्कोप भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं आजकल, जिनकी मदद से आप सेल को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बट ऑल इन ऑल वी कैन से कि हम सेल्स को हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई व्हाट वी सी अ लार्जर ऑर्गेनिज्म लाइक अ प्लांट और एन एनिमल। पर ये पॉसिबल कैसे होता है? अब आपको समझने वाली बात ये है कि जो सेल है, एक तरह का सेल क्या करता है, बहुत सारे बंच में पाया जाता है। सेल्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गन, ऑर्गन बहुत सारे फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिला के बनते हैं ऑर्गेनिज्म। तो वही हम अब पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक सेल जो है वो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है लिविंग बीइंग्स के अंदर। इसका एक प्रॉपर हायरार्की है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले आता है सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल जो होंगे दे विल फॉर्म अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। सेल विल फॉर्म अ टिश्यूज, ठीक है। देन टिश्यूज विल फॉर्म अ सम काइंड ऑफ ऑर्गन, then organs will form organ system, and organ system will give rise to an organism। ये जो organism है ये कोई plant भी हो सकता है और कोई animal भी हो सकता है। Okay, now this organism you can understand क्या हो सकता है, it can be any plant or it can be any animal। But what we have to understand, these are the basic patterns जिसके अंदर हम ये देखते हैं क्या बनता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे सेल्स हैं, सेम टाइप के सेल्स हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इट इज नॉट ओनली कि कोई सेल है, एक सेम टाइप के सेल्स है, सेम सेल्स बना देते हैं ग्रुप जिसे हम कहते हैं टिश्यूज। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बना देते हैं ऑर्गन्स। सो वी कैन राइट डिफरेंट tissues will form organs, many different organs will form organ system, and an organ system will give rise to an organism। Okay, so this is the right pattern कि किस तरह से आप cells को नहीं देख सकते हैं, but it is very easy कि हम किसी organism को देख सकते हैं, right? We are able to see humans, we are able to see lots of plants। So cell देखना possible नहीं है, but cell जब एक proper structure में organize होता है, then we can see an organism। ओके, अब हमने बात कर ली है सेल कैसा होता है, सेल किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी मीन सबसे पहले सेल को किसने आइडेंटिफाई किया था। ओके, तो अभी इसके अंदर जानने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हु इज रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, बट जब रॉबर्ट हुक डिस्कवर कर रहे थे सेल, तो उस टाइम पर द टेक्नोलॉजी वाजंट एज गुड जो कि आज के टाइम पे है। तो जितनी भी डिस्कवरीज हुई है वो बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स की मदद से डिस्कवरीज हुई गई है। ऑफ कोर्स क्योंकि जब इतनी पहले डिस्कवर हुआ था सेल, ही डिस्कवर्ड सेल इन 1665, मतलब आज से कई साल पहले जब सेल डिस्कवर हुआ था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, राइट। और जब सेल को डिस्कवर किया उन्होंने किससे डिस्कवर किया था, विद द हेल्प ऑफ जो बार्क होती है कॉर्क की, उसकी मदद से उन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो व्हाट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर, दैट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हु इज रॉबर्ट हुक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, he discovered the cell for the first time in the year 1665। अब कहां से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को बार्क ऑफ अ कॉर्क ट्री। जो कॉर्क ट्री होता है उसकी बार्क जो होती है, छाल जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से उन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 3 मेजर पॉइंट्स। सबसे पहले रॉबर्ट हुक,
1665 में डिस्कवर किया था, बार्क से किया था, उसका नाम ही गेव इट एज सेल। और ये जो सेल थे दे वर डेड सेल्स, these cells were dead cells, they were not living cells. Okay, now when he discovered cell, तो उन्होंने जो सेल की इमेजेस बताई थी, he told कि जब उन्होंने जो बार्क थी कॉर्क ट्री की उसको उन्होंने एग्जामिन किया, so he told कि जो उन्होंने बार्क देखा it was kind of this, एक हनीकॉम्ब होता है ना, जो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह उन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं वो दिखते हैं। Later when he studied them more, उन्होंने बताया कि जो हनीकॉम्ब के अंदर आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे क्या है, दे आर नथिंग बट सेल्स। तो उन्होंने बताया कि ये जो छोटा सा आप कंपार्टमेंट देख पा रहे हैं इट इज नथिंग बट इट इज अ सेल। और ये जो इमेज थी ये उन्होंने ड्रॉ की थी। सो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था डेड सेल which is by Robert Hooke and it used to look like a honeycomb structure, जिसमें से आप बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देख पा रहे हैं, each one is called as a cell। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किया था रॉबर्ट हुक ने। सेकेंड बात जो है वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बायो में। वाई? बिकॉज इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल्स को, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, और ये जो सेल्स थे ये पॉन्ड वाटर के अंदर डिस्कवर किए गए थे इन द ईयर 1674। So you have to remember that scientist who discovered the cell for the first time was Robert Hooke, which was a dead cell, and the scientist who discovered living cell for the first time was Anton von Leeuwenhoek, जिन्होंने pond water से cell को discover किया था। Okay, now we have to move forward कि कुछ cell से related important discoveries क्या है। अभी तक हमने ये स्टडी कर लिया है कि जो सेल होता है वो सिंगल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल को डिस्कवर किसने किया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा जो सेल है वो डेड भी था जो पहली बार डिस्कवर किया गया था, उसके बाद जो सेल था वो लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था। अब सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू रिमेम्बर कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो थी वो क्या थी। तो न्यूक्लियस जो होता है, एज ऑफ नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि एक सेल कैसा दिखता है, ऑल्दो हमें आगे डिटेल में पढ़ना ही है ये सब, बट फॉर नाउ वी कैन रिमेम्बर कि सेल जो है, कोई भी एक सेल है उसके सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक न्यूक्लियस। उसके सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। Now this nucleus was discovered for the first time by a scientist called Robert Brown in the year 1831. So Robert Brown ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस वाला पोर्शन। हमने देखा है सेल किसने डिस्कवर किया था, लिविंग और डेड, we know both these points. The nucleus here that was discovered by Robert Brown. Second important point was protoplasm. When we talk about protoplasm, so protoplasm is nothing but a fluid-like structure that is present inside the cell, जिसकी डिस्कवरी की गई थी डुजार्डिन करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने। Don't get confused क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने, बट प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है, this term was coined by the scientist Purkinje. Now how can you recall? आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? P से पढ़ता है प्रोटोप्लाज्म, जो इनके साइंटिस्ट जिन्होंने नाम इनको दिया था उसका नाम भी पढ़ता है P से। So protoplasm is from P. Similarly, the scientist who discovered it, the scientist who coined it is also from P. So that will be a trick कि आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। डिस्कवरी की गई थी डुजार्डिन में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दी थी। सो देयर वर टू साइंटिस्ट, स्क्लीडन एंड स्क्वान। ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने अपनी एक नई डिस्कवरी की थी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट आए थे दे वर स्क्लीडन एंड स्क्वान। उन्होंने 1838 और 1839 के अंदर अपनी पहली डिस्कवरी की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं। मतलब कि कोई बेसिक यूनिट क्या कहेंगे हम किसी चीज को जो कि उस स्ट्रक्चर का बेस है, उस स्ट्रक्चर को पाइल अप करके हम क्या बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। सो सबसे पहले स्क्लीडन स्क्वान गिव अस द पॉइंट दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जहां पर सेल जो है
वो बेसिक यूनिट अगर है तो वो लिविंग पाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज को लिविंग बोले और उसमें सेल भी ना हो। सो सेल जो है वो लाइफ का बेस फॉर्म करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया था दैट वाज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी आप लिविंग स्पीशीज अपने आप को आसपास देख सकते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। यानी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज 2 पॉइंट्स। तो आपके लिए समझना बहुत इजी होगा कि जितने भी सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आसपास में हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ जब उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे उसके काफी इयर्स बाद एक नए साइंटिस्ट थे हुज नेम इज रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो केम और उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी के जो 2 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। तो स्कीडन स्क्वायर ने अपने 2 पॉइंट्स दे दिए। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ वर्शो ने क्या किया, जो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स थे उसको एक्सटेंड कर लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक थर्ड पॉइंट और ऐड कर दिया सेल थ्योरी के अंदर। उन्होंने जो पॉइंट दिया था वो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है कोई भी जो सेल आप अपने आसपास देख रहे हैं वो अपने आप ही नेचर में नहीं पाया जाएगा। वो कैसे आता है नेचर के अंदर, विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ऑलरेडी कोई सेल एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, ऑलरेडी कोई सेल है, उसी से वो 2 सेल्स को फॉर्म करेगा। दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल और ये जो उसने डिवाइड करके बनाया है दीज आर द न्यू सेल्स। तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा कोई सेल नहीं है जो कि अपने आप नेचर में पाया जाए। ऑल सेल्स विल कम अप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज द थर्ड पॉइंट व्हिच वाज एडेड इन द सेल थ्योरी बाय द साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्शो। सो यू हैव टू रिकॉल ऑल दीज 3 पॉइंट्स। दैट फर्स्ट, ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, और सारे ही जो सेल्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से नेचर में पाया जाता है। Okay, now the next topic is unicellular and multicellular organisms. If you remember, हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर अभी पढ़ा है कि जो सेल है वो एक सेल भी हो सकता है जो लाइफ को फॉर्म करे, एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं जो लाइफ को फॉर्म करे, राइट। इन दिस इमेज वी कैन सी एक सिंगल सेल है, ये सेल भी क्या है, लिविंग है। बहुत सारे सेल्स ने मिलके प्लांट बना लिया, बहुत सारे सेल ने मिलके एक एनिमल बना लिया। तो कहने का मतलब ये है ना ही सिर्फ एक सिंगल सेल, एक सेल का जो ग्रुप है दे कैन आल्सो फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो इसी बेसिस पे हमने 2 तरह में क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल भी क्या है, केपेबल है लाइफ के लिए, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हैं जिसे हम कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। So unicellular organisms and multicellular organisms. Right now we saw the image. Unicellular मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके जो बना है, और multicellular means जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो unicellular organisms, uni जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है सिंगल। uni वर्ड means single, ठीक है। So unicellular and cellular of course means cell. तो unicellular means वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हैं। सेकेंड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस इज यूनिसेलुलर मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बना है, और मल्टीसेलुलर मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से ज्यादा से मिलके बना हुआ है। सो यूनिसेलुलर, यूनि मींस सिंगल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सिंगल सेल ही जो है वो अपने सारे फंक्शंस को कैरी आउट कर सकता है। लाइक वी सॉ इन द इमेज आल्सो कि एक बैक्टीरिया था वो एक सिंगल सेल था, एक ही सेल जो है वो लिविंग है, और वो ही सेल अपने जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल फूड को अपने एनवायरनमेंट से टेकअप करना, या फिर रेस्पिरेशन करना, या फिर डाइजेशन करना, या उस सेल के अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी डन बाय दैट सिंगल सेल, ठीक है। So unicellular organisms means those which are made up of only one type of cell plus
एक ही जो सेल है वो अपने सारे काम खुद कर सकता है। सारे काम का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज कोई भी काम है, फॉर एग्जाम्पल फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को एक्सक्रीट करना, रेस्पिरेशन करना, कैन बी डन बाय ओनली सिंगल सेल। सेकेंड, दे आर वेरी वेरी सिंपल इन नेचर। वाई आर दे सिंपल इन नेचर? बिकॉज ऑफ कोर्स एक छोटा सा सेल है, उसको अपना सारा काम खुद करना है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अपनी बॉडी या फिर अपने सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स आइटम्स को रख सके। सो दे आर वेरी वेरी सिंपल इन नेचर। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, विच आर अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। सो व्हाट आर दे? दे आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ we come to the next one, that is multicellular organism. Multi का मतलब क्या होता है? Many. It is written over here also. Multi means many. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। सेकेंड, अगर बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स अभी देखे थे फर्स्ट स्लाइड में, दे वर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनफैक्ट सम फंजाई आल्सो आर मल्टीसेलुलर नेचर, मतलब कि वो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज सेल्स व्हेन वी टॉक अबाउट दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड ऐसे केसेस जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टीम वर्क अलॉट होता है स्कूल में, तो इन दैट टीम यू आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट का अपना कोई ना कोई एक रोल रहेगा, राइट? तो ऐसे ही एक जना अपना कोई रोल परफॉर्म कर रहा है, सेकंड इंडिविजुअल इस टीम का कोई अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, कोई थर्ड इंडिविजुअल है वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, एंड देन कलेक्टिवली वो काम करके अपना एक असाइनमेंट या फिर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जितने भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं और फिर वो काम करते हैं। जैसे आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेल्स हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। सो व्हाट डू वी नो कि ये जो सारे सिस्टम्स है, सारे सिस्टम के जो सेल है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं और क्या करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट and all these different cells of different organs cooperate and then they carry out the life processes. Life processes are nothing but whatever like respiration, excretion, digestion, absorption, etc. Now they are complex and show intracellular compartmentalization. अब intracellular compartmentalization एक नया टर्म आया यहाँ पे, ये होता क्या है? Intracellular compartmentalization. For example, अगर आप देखें किसी बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग में क्या होता है, एक फ्लोर हो गया, एक फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स पाए जाते हैं। अगर उस फ्लोर से हम रूम्स को हटा दें तो क्या होगा, उस फ्लोर पे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होगा, राइट? वो फ्लोर बिल्कुल खाली होगा, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर उस फ्लोर पे हमने रूम्स बना दिए हैं तो क्या होगा, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, उस वजह से वो जो फ्लोर था अब वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और वो जो रूम्स है आप उनको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है? सेल के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, सेल को डिवाइड कर देते हैं। जस्ट लाइक किसी फ्लोर पे अगर रूम्स हैं तो उससे क्या हुआ, फ्लोर डिवाइड हो गया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं सेल की, तो सेल में अगर ऑर्गेनल्स हैं तो वो सेल को डिवाइड कर देते हैं, सेल के कंपार्टमेंट्स बना देते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंटलाइजेशन व्हिच इज सीन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जाम्पल जो कि आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी हैव टू स्टडी ऑल दीज सेल्स, एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज सेल्स इन वेरी वेरी डिटेल। बट अभी के लिए व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इज कि अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे, एज वी वर टॉकिंग अबाउट, कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, राइट? हमने देखा कि जो एक सेल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ हो गया, देयर इज दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? देन देयर आर सच डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो इससे क्या हो गया, जो सेल है वो अंदर से कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम सोचते हैं कि सेल सिर्फ ऐसा एग्जिस्ट कर जाए,
और उसमें कुछ भी ना हो, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं है, दिस सेल इज अ ब्लैंक सेल, इट इज एन एम्प्टी सेल, देयर इज नथिंग प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल, राइट। बट सिमिलरली अगर हम इसी सेल के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बनाते हैं तो अब क्या हो गया, सेल के अंदर डिवीजन होना चालू हो गए, राइट। सेल के अंदर क्या हुआ, पार्टीशन होना चालू हो गया, पहले बीच में एक न्यूक्लियस आ गया, फिर सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, तो सेल का जो खाली स्पेस था वो डिवाइड होने लग गया, बिकॉज ऑर्गेनल्स ने उन सेल के जो है उस सेल को डिवाइड कर दिया है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। दैट इज वाई सेल के अंदर जो पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। यू कैन नोट दिस पॉइंट ऑल्सो कि जो सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नथिंग बट द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, सेल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। लाइक वी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द सेल कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये जो सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं सेल के अंदर, ये किस में हेल्प करते हैं, सेल को फंक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। फॉर नाउ वी कैन रिमेम्बर फ्रॉम दिस इज कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, एनिमल सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर है, कुछ कॉमन होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं। सो वी विल टेक अप ऑल दीज इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कोई भी एक सेल है, जैसे आपका घर है तो घर में क्या होता है ना, देयर इज अ मेन गेट, ठीक है। मेन गेट क्या करता है, आपको घर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि कोई उस गेट से अंदर आ सकता है, गेट से बाहर जा सकता है, राइट। सो सिमिलरली सेल के अंदर जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सभी सेल्स के अंदर पाई जाएगी। जैसे कि मेन गेट जो है वो सभी घर के अंदर पाया जाता है, क्या करता है वो घर को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है, उसको क्रॉस किए बिना नोबडी कैन एंटर योर हाउस, ठीक है। सिमिलरली जो सेल होते हैं उसके अंदर जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सभी सेल्स के अंदर पाई जाती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी सेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक बाउंड्री है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन लुक फ्रॉम दिस ऑल्सो कि चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में क्या है, एक मेम्ब्रेन है बाहर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, we will take up all these structures in detail, don't worry, हमें सब पढ़ना ही है। this is what we can remember is the plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल ऑल्सो। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो सेल विल नॉट बी लिविंग, सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक शेप जो है, स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रही है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी अगर आप देखें तो प्लांट सेल में आपको यू कैन सी दैट अगेन देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर आल्सो लाइक दिस इज अ सेल वॉल, इसके अंदर जो पाई जाने वाली मेम्ब्रेन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। I hope you can see, or we can use a different color also. This is the plasma membrane. So without the plasma membrane, no cell can survive because it will provide the structure. We can say it can also provide the shape to the cell. So अभी के लिए we are only going to discuss the plasma membrane lot of detail. Okay, so plasma membrane, this is the first structure जो हम सेल के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, that is the outermost covering of the cell and it is present in all cells. कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए, ठीक है। ऑल सेल्स विल कंटेन अ बाउंड्री और अ कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। outermost covering that is the plasma membrane. So for example अगर हम कोई सेल बनाए, उसकी जो outermost layer होगी that is called as the plasma membrane. अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है। फॉर नाउ यू कैन ओनली रिमेंबर जो सेल है उसकी जो एक मेम्ब्रेन है, जो बाउंड्री है, उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके,
सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो. कई बुक्स में इट कैन कॉल दिस शो यू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and in some books you can find it to be cell membrane / cell membrane. So don't get confused, plasma membrane bolo chahe cell membrane bolo, they mean the same thing. Okay, now plasma membrane, it is present in all cells. Then what will it do? सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको वो आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगी? सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट उसको सेपरेट करती है सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. यानी जो भी कंटेंट सेल के बाहर प्रेजेंट है उससे सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड व्हाट विल इट डू? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी. ठीक है, नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर सेपरेटेड, मींस सेल के अंदर का जो कंटेंट है दैट इज ऑल सेफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का मेन गेट है, सो मेन गेट क्या करता है? आपके घर को पास वाले घर से या बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है. So that is why the plasma membrane is also present like that in the cell. What will it do? Separate the internal content from the external contents. Next important point, it is made up of phospholipids. It is made up of phospholipids. ठीक है, अब phospholipids क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मैं इसके किसी पार्ट को जूम करके निकालती हूँ. इतना सा पार्ट इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट वी कैन सी, जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से. इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा समझिए, अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं. अब कैसे होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स? एक्चुअली में फॉस्फोलिपिड की पूरी एक लेयर जो होती है ये पाई जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. इस तरह से फॉस्फोलिपिड पूरी मेम्ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई बार बोल देते हैं इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज नथिंग बट द फॉस्फोलिपिड्स जो कि पूरी मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस मॉलिक्यूल आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ओके, ये जो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, एक दिखता है कुछ इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, so now this structure is the phospholipid structure and many such phospholipids are distributed in the entire membrane, that is the plasma membrane or the cell membrane. So which biomolecules is the plasma membrane made up of? It is made up of phospholipids. Next important point about the plasma membrane is that it allows the entry and exit of only some materials in and out of the cell. That is why it is called as the selectively permeable membrane. What does this mean? आपके घर का गेट है, तो that gate will allow only specific people to come in. तो आपके घर में ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर कोई जो है आसपास का आपके घर में आता चल रहा है, राइट? ओनली द पीपल यू नो, और जिन लोगों को आप अलाउ करते हो सिर्फ वही आपके घर में आ सकते हैं, वही आपके घर में एंट्री ले सकते हैं. सिमिलरली जो सेल है उसकी जो बाउंड्री है, जैसे हमारे घर का गेट है वैसे ही हमारे सेल की जो बाउंड्री है, जिसको हमने बोला ये क्या करती है? इन एंड आउट मूवमेंट हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स का. बट ये जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है इन एंड आउट, चाहे किसी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है, किसी मॉलिक्यूल को अगर सेल के अंदर आना है दैट इज द इन मूवमेंट, या फिर किसी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर जाना है दैट इज द आउट मूवमेंट. चाहे किसी मॉलिक्यूल को अंदर आना हो या बाहर जाना हो, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही सेलेक्टिव होती है, पार्शियल होती है. ये ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ भी पड़ा है उसको अंदर ले लेगी, और ऐसा भी नहीं है कि अंदर से हर किसी चीज को बाहर फेंक देगी, राइट? इट ओनली अलाउज द इनवर्ड एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स. इसीलिए कहा जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेलेक्टिवली मीन्स इट इज वेरी पार्शियल. ठीक है, ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजेगी और बाहर से किसी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अपने
अंदर ले लेगी सेल के अंदर। परमिएबल मीन्स मूव करना आसपास, या फिर वी कैन से इन एंड आउट मूवमेंट अलाउ करना, दैट इज कॉल्ड एज द परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, सभी सेल्स में पाई जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट मीन्स इट विल अलाउ ओनली स्पेसिफिक molecules or selected molecules to move out and to come in the cell. Okay, now we have to study an important topic, that is the transport of molecules across the plasma membrane. अभी in the previous slide what did we study was कि जो plasma membrane है molecules के movement में help करती है, right? plasma membrane क्या कर रही है, molecules को या तो अंदर आने दे रही है या फिर उन molecules को बाहर भेज रही है, बट किस पैटर्न से वो हेल्प करती है कि कोई मॉलिक्यूल अंदर आए और कोई मॉलिक्यूल बाहर चला जाए। अब हमें वो चीज डिटेल में पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट किसी मॉलिक्यूल का इनवर्ड मूव करना या किसी मॉलिक्यूल को बाहर जाना। सो दैट इज डन बाय सम प्रोसेसेस, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वी कैन सी ट्रांसपोर्ट के जो मैकेनिज्म है दैट इज ऑफ टू टाइप्स वी कैन स्टडी। ट्रांसपोर्ट का जो मेथड्स हैं, देयर आर टू मेथड्स। First one is the active transport, okay, and second one is the passive, we can say yes, passive transport. There are two ways जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन के इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल डिफ्यूजन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज डिफ्यूजन। एक ही बात है, चाहे आप डिफ्यूजन बोल लो या यू कैन से सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड थर्ड इज ऑस्मोसिस। किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स है हमने देखा मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के इन एंड आउट, दे आर बाय टू प्रोसेसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन दिस चैप्टर वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव में भी हमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। ओके, बट फॉर अ ब्रीफ आई विल टेल यू कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ताकि आपको समझने में इजी रहे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टू अ रीजन ऑफ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें पैसिव की, जिसके अंदर क्या होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेंगे, और इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस व्हिच वी विल टेक अप इन डिटेल। Okay, diffusion, it is the movement of molecules, solid, liquid or gas, from a region of higher to a region of lower concentration. Okay, diffusion क्या होता है, किसी भी substance का, किसी भी solid, liquid और gas का movement from a region of higher to a region of lower concentration, मतलब जहां पर वो molecule ज्यादा present है उस एरिया से कम वाले region के अंदर अगर वो move करेगा, that is called as diffusion. Okay, so we will just see with the help of a diagram. So what we can do is, suppose this is a container. Okay. Okay, this is a container, let's say. ठीक है, इसके एक तरफ में है कोई भी मॉलिक्यूल, we can call it as molecule A.
जहां पर ये जो मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, ठीक है। हम एग्जांपल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए, इट इज अ रैंडम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई भी हम मॉलिक्यूल ए मान लेते हैं इसको, ओके। ये मॉलिक्यूल ए जो है इधर वाले पोर्शन के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जा रहा है, इधर वाले पोर्शन के अंदर वी कैन से कम अमाउंट के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर सपोज वी हैव टू कंटेनर्स, पहला कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर ये, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई एक मॉलिक्यूल ए है जो कि दोनों में पाया जा रहा है, बट एक में ज्यादा है एक में कम है। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जहां पर भी जो मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब कौन सा, क्या बोलेंगे उसको, हायर कॉन्सेंट्रेशन। वी विल कॉल दिस रीजन टू बी हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन। This will be called as lower concentration. So molecules का movement from a region of higher to a region of lower concentration will be called as diffusion. ठीक है, तो molecule A है, कैसे move करेगा, जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ move करने लगेगा, that will be called as diffusion. So diffusion is nothing but the movement of molecules from a region of हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझाया था हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू, राइट। कोई भी हमने मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया जो कि हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। अब रियल लाइफ में कैसा हो सकता है, जो कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो एक एग्जांपल देखते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सेल है, लेट अस से दिस स्ट्रक्चर इज अ सेल, दिस स्ट्रक्चर इज अ सेल, और ये जो ब्लॉक है ब्लू वाला, वी कैन थिंक दैट दिस इज द आउटर एनवायरनमेंट। ये सेल है, ये सेल का इंटीरियर है यानी इंटरनल एनवायरनमेंट है, और ये जो बाकी एरिया है दैट इज द सेल का आउटर एनवायरनमेंट। अब अगर हम बात करें, सपोज सेल के अंदर है CO2 का अमाउंट काफी ज्यादा, तो सेल क्या करेगा, सेल के अंदर सपोज पाया जा रहा है CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में। CO2 इज अ गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सेल के अंदर CO2 बहुत ज्यादा पाया जा रहा है और सेल के आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो है CO2 बहुत कम पाया जा रहा है, सेल के इंटीरियर एनवायरनमेंट के अंदर CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के बाहर CO2 के बहुत कम अमाउंट है। तो अब क्या होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा से कम की तरफ। सो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी सेल के अंदर CO2 ज्यादा था, बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 कम था, देन व्हाट डिड हैपन, इन केस ऑफ डिफ्यूजन सेल क्या करेगा, CO2 को अपने अंदर से बाहर की तरफ भेजेगा, क्योंकि बाहर क्या है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी इसी तरह से सेल के अंदर आती है। आई विल जस्ट इरेज दिस एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सपोज सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, O2 इज ऑक्सीजन। सेल के अंदर हम मान लेते हैं कि O2 का अमाउंट बहुत कम है, तो अब कहां से कहां पे मूव करेगी गैस, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। मतलब जो अब गैस है वो आएगी बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से गैसेस का जो मूवमेंट है दैट विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन में क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो
गैस हो। तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन वी वर कॉलिंग इट एज डिफ्यूजन, राइट। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब ऑस्मोसिस इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर होता है वाटर का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर to a region of lower concentration, ठीक है। So osmosis is again I am saying it is a special case of diffusion जिसके अंदर वाटर का जो मूवमेंट है हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑस्मोसिस इज दैट इट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेमी मतलब कि पार्शियली ही मूवमेंट जो है वो अलाउ करती है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज ओनली एंड ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन हमने सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए बात की है, बट जब हम डिफ्यूजन में बोलेंगे वाटर का मूवमेंट हो रहा है तब हम उसको नाम दे देंगे ऑस्मोसिस, ओके। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सपोज हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने देखा इस तरफ अगर हम बना देते हैं वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और इस तरफ हम ले लेते हैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम। अब क्या होगा, वाटर आइडियली विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और किसकी मदद से मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ पार्शियली ही मूवमेंट को अलाउ करेगी। तो देखो इधर से वाटर मूव करके हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा। तो अब आपको लग सकता है कि बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह सेम है, और डिफरेंस ये है डिफ्यूजन और इसमें, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, बट जब उस लिक्विड में हम वाटर की बात करेंगे देन वी विल गिव इट अ डिफरेंट टर्म दैट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहां से है, वाटर की है, सिर्फ हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है, रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये कब तक होता है, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब तक दोनों तरफ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब जब तक वाटर इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और राइट हैंड साइड में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है तब ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ओके। नाउ ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, अब हम ये चीज बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सेल। सेल में कैसे काम करता है ये प्रोसेस। अगेन ये कोई सेल मान लेते हैं, ठीक है, एंड ये हम सेल का इंटीरियर एनवायरनमेंट मान लेंगे, इतना भी रीजन है सेल का इंटीरियर एनवायरनमेंट है, और ये हम मान लेंगे सेल का एक्सटीरियर एनवायरनमेंट है, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, सेल के अंदर हम मान लेते हैं कि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ज्यादा, ठीक है। सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली है ज्यादा है, मतलब H2O बहुत सारा है, और सेल के बाहर हम मान लेते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो है बहुत कम। तो कहां से कहां पे वाटर मूव करना चाहिए, अब सेल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सेल से बाहर पानी मूव करने लगेगा, राइट, क्योंकि सेल के अंदर तो कम ज्यादा पानी है, सेल के बाहर कम पानी है, तो क्या होगा, फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। अब अगर कोई सेल पानी को लूज कर रहा है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर था, वाटर लूज होता गया, जैसे जैसे वाटर बाहर गया तो क्या होगा, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली जो था सेल का साइज ओरिजिनली ये था जो हम देख सकते हैं अभी, ओरिजिनली हमारे सेल का साइज ये था,
ठीक है, ये हमारे सेल का एक्चुअल साइज था जब तक ऑस्मोसिस नहीं हो रही थी। जैसे ही वाटर ने बाहर मूव करना चालू किया तो सेल के अंदर से पानी का लॉस होने लगा। पानी का लॉस होने लगा तो क्या होगा, जो सेल का साइज होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द श्रिंकिंग ऑफ सेल। ओरिजिनल साइज ये था, अब साइज ये हो गया, मतलब आप देखेंगे कितना कम हो गया है सेल का साइज। वी कैन सी कि जो सेल का साइज है अब वो इतना वाला जो रीजन है वो सेल का साइज लूज हो चुका है। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट diffusion will take place for solid liquid gases, but when we are talking about water we will call that term as osmosis. Okay, now we have to move to the next topic, that is the type of solutions. Type of solution होते क्या है, हम ये पढ़े type of solution है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है एक्चुअल में, इट इज made up of a solute and a solvent. Suppose कोई बीकर है या कोई कंटेनर है, हम मान लेते हैं ये कोई हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर we are adding some water, हमने इसके अंदर डाल दिया वाटर, H2O is water। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं सॉल्ट। हमने डाल दिया इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट। We will see कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एंड we will get a clear solution। तो वाटर और सॉल्ट जब हमने डाला तो क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट वाटर, जिसके अंदर सॉल्ट विल एक्ट एज द सोल्यूट और सॉल्वेंट इज वाटर। तो सोल्यूशन जो होता है हमेशा इट इज मेड अप ऑफ, सॉल्यूशन इज एक्चुअली नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट वो चीज होती है, सॉल्यूट यू कैन जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग, सॉल्यूट इज SOLUT, सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज है जो कि कम अमाउंट के अंदर डाली जा रही है, इस केस के अंदर कम अमाउंट में क्या डाला जा रहा है, सॉल्ट डाला जा रहा है, सो सॉल्ट विल बी द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द वाटर। सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्या है, वाटर है। सो सोल्यूशन विल बी नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इन दिस केस दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से क्या बनता है, वी कैन सी सोल्यूशन बनता है। ओके, नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट सोल्यूशन, हमें दो तरह के सोल्यूशन के बारे में जानना जरूरी है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। नाउ वी विल सी कि वो क्या होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन, ताकि हम ये पढ़ सकें कि दो तरह के जो सोल्यूशन है वो कौन से हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हमने दो कंटेनर को ही ले लिया, हमने कोई दो कंटेनर ले लिया, दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी। ओके, दोनों में ही हम सॉल्वेंट के लिए पानी डाल लेते हैं, दैट इज H2O। दोनों में ही हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर लिया है। दिस इज ऑल्सो H2O एंड दिस इज ऑल्सो H2O। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इसमें डालते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हम इस केस में भी सॉल्ट ले लेंगे, इस केस में भी हम सॉल्ट ले लेंगे, दोनों ही सॉल्यूट है। अब हम डिफरेंस ये कर रहे हैं कि जो पहला कंटेनर ए है उसके अंदर हम सॉल्ट ले लेते हैं 10 ग्राम्स। पहले केस में हमने सॉल्यूट ले लिया है 10 ग्राम्स, दूसरे केस में सपोज हम जो सॉल्यूट है हम ले लेते हैं 100 ग्राम्स। ओके, हमने ले लिया इसमें 100 ग्राम, इसमें हमने ले लिया 10 ग्राम्स। अब क्या होगा, जो केस ए है जिसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा है, सॉल्यूट जो है वो कम है, राइट क्योंकि अगर हम देखें 10 ग्राम सॉल्यूट है, इधर 100 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब नमक केस ए के अंदर कम है, केस बी के अंदर ज्यादा है। तो केस ए के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम ही सपोज हमारे पास सॉल्यूट है तो हमारे पास बाकी का बचा हुआ क्या है, पानी है। इस केस के अंदर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, बाकी का बचा हुआ पानी है, तो क्या हुआ, यहाँ पर पानी का अमाउंट कम हो गया, सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया। इस केस के अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। तो ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूट सोल्यूशन।
Very important point you have to remember that it is called as dilute solution. Dilute solution means ऐसा कोई solution जिसके अंदर salt और solute जो है वो कम अमाउंट में हो, solvent जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर हो. ओके. एंड सिमिलरली ऐसा कोई केस जिसके अंदर solute जो है उसका अमाउंट काफी ज्यादा हो, solute का अमाउंट ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि salt का अमाउंट क्या है, ज्यादा है. यहाँ पर वी हैव 100 grams, ओवर हियर वी ओनली हैव 10 grams. ठीक है. तो ऐसा कोई केस जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये दोनों टर्म्स आपको समझना जरूरी है इससे पहले कि आप समझे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है खुद में. दूसरी बात, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्ट है वो होता है कम अमाउंट के अंदर, और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके अंदर क्या होता है, जो वी कैन से इट इज इन हायर अमाउंट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is of three type of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic solution. Okay, first one is hypotonic solution. अभी हमने solutions की बात करी, but now we will talk about solution in the respect of cell, क्योंकि हमें cell से related पढ़ना है यहाँ पे सब कुछ. हमने solution अभी हमने basic इसलिए पढ़ा था ताकि हम ये जान पाए कि solute, solution, solvent ये क्या क्या चीजें होती है. बट इन बायो वी हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ सेल. तो हम सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे सोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करता है. ठीक है. सबसे पहला जो टाइप है दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है. सपोज ये कोई हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने कोई रख दिया है सेल. लेटेस्ट से ये कोई सेल है, ये कोई कंटेनर है. ठीक है. आई विल जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट शॉर्ट. ये हमारा कोई कंटेनर है, ये हमारे पास हमारा सेल है. हाइपोटोनिक के केस के अंदर क्या होता है, जो सेल को हमने जिस भी कंटेनर में रखा है या मीडियम में रखा है, नॉर्मली भी हम देखेंगे यहाँ पर हम कंटेनर की मदद से समझ रहे हैं, बट बॉडी के अंदर ये सिचुएशंस चलती ही रहती है. जो सेल है वो कभी ऐसे जो बॉडी के अंदर है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. जहां पर आसपास में सॉल्ट भी होगा, वाटर भी होगा, ब्लड भी होगा, या और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो अभी वी आर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ एन इजी एग्जाम्पल. तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो सेल है हमने उसको किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कोई सोल्यूशन है. ठीक है. बट अदरवाइज नेचुरली देखा जाए बॉडी के अंदर सेल कैसे प्रेजेंट होगा, या तो ब्लड में होगा, या फिर उसके आसपास कोई सोल्यूशन होगा, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स और पाए जाते हैं. ठीक है. अभी के लिए वी विल ओनली टेक कि सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जिस सोल्यूशन के अंदर वी कैन सी वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है. हमने जो कंटेनर लिया है, मान लेते हैं वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा है. वाटर बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी. हमने पिछली साइड में भी यही पढ़ा ना कि अगर हमने पिछली साइड में क्या देखा कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कम है, तभी वाटर ज्यादा है. राइट. इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर ज्यादा है तो सॉल्यूट कम है. ठीक है. तो अभी हम हाइपोटोनिक के केस के अंदर ये लेके चल रहे हैं कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है सेल का, उसमें वाटर बहुत ज्यादा है. वाटर बहुत ज्यादा है मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत कम हो गई है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल के अंदर देख लेते हैं कि सेल के अंदर वाटर जो है वो है काफी कम. सेल के आसपास का जो मीडियम हमने कंटेनर लिया है उसके अंदर सेल क्या है, बहुत ज्यादा वाटर पाया जाता है. वाटर ज्यादा पाया जाता है मतलब कि कैसा सोल्यूशन हुआ, जो सेल के बाहर है, सेल के बाहर अगर वाटर ज्यादा पाया जा रहा है तो उस केस के अंदर क्या हुआ, वाटर इज मोर एंड सॉल्यूट इज लेस. जिस वजह से सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. सेल के बाहर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ओके. तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा. वाटर विल मूव फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स. ठीक है. वाटर कहाँ आएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा. तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब पानी जो है वो सेल के अंदर आएगा तो सेल विल स्वेल अप, उसका साइज बढ़ जाएगा. तो ओरिजिनली देख सकते हैं हम येलो कलर से हमने सेल को बना रखा है,
अगर सेल का साइज बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि कुछ साइज सेल का हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो सेल का वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा क्योंकि सेल के अंदर पानी अंदर मूव करने लगेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मीडियम या फिर आउटर इन्वायरमेंट। मीडियम अभी समझ के चल रहे हैं, इन केस ऑफ दिस एग्जांपल आउटर इन्वायरमेंट में बोल देंगे जब हम सेल के अंदर बॉडी में बात कर रहे हैं, हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द इनसाइड, सो वाटर विल एंटर वाया ऑस्मोसिस एंड द सेल विल swell up. Next is hypertonic solution. Again we will make the same kind of diagram. कोई हम कंटेनर लेके चलते हैं यहाँ पे, हमको ये कंटेनर अज्यूम करेंगे यहाँ पे जिसके अंदर हमने डाला हुआ है सेल। ओके, दिस इज द सेल। अब क्या देखेंगे कि जो मीडियम है या फिर सेल के जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है। वाटर का अमाउंट कम है मतलब ये सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया। बाहर क्या हुआ, वाटर का अमाउंट कम हो गया मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया। वाटर का अमाउंट कम है और सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा। इस केस के अंदर बाहर की अगर हम बात करें तो वाटर इज लेस एंड सोल्यूट इज मोर। तो यही तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, वेट फॉर अ सेकंड, या ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जहां पर वाटर का अमाउंट कम है सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, ऐसे केस को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इसको हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बाहर वाटर इज लेस, अंदर वाटर इज मोर। इनसाइड द सेल वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। तो सारा जो पानी है सेल का वो बाहर निकलने लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो पानी होता है वो सेल के बाहर मूव करता है। पिछले केस के अंदर देखा हमने हाइपो में कि जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है क्योंकि पानी सेल के अंदर आता है। हाइपर में हम देख रहे हैं पानी सेल के बाहर जाता है। अगर पानी सेल के बाहर जाएगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, सेल का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। सो अब हम देखेंगे जो सेल का साइज है इस केस में थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। अब जो सेल का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो येलो वन इज द ओरिजिनल साइज एंड रेड वन इज आफ्टर ऑस्मोसिस हैज टेकन प्लेस। लास्ट टॉपिक पे हम अगर आए तो ये होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हम वापस डायग्राम बना लेते हैं एक बार। हमारे पास है कोई कंटेनर, उसके अंदर हमने डाला हुआ है एक हमारा सेल। अब आइसोटोनिक इज द इजीएस्ट वाला केस। इसके अंदर क्या है, जो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर है वही वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। लेट अस से हम बाहर 4 मॉलिक्यूल्स रख लेते हैं वाटर के और अंदर भी हम रख लेंगे वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर आप देखिए सेल का जो आउटर एनवायरनमेंट है और सेल का जो इंटीरियर एनवायरनमेंट है दोनों में ये वाटर का जो अमाउंट है वो सेम है। तो नेट मूवमेंट जो है वाटर का वो नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है वाटर मूव नहीं करेगा, हो सकता है ये जो वाटर है ये बाहर भी जाए, पर अगर एक बाहर चला जाएगा तो बाहर से एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वाटर का मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। वाटर का मूवमेंट है पर जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सपोज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जा रहे हैं तो 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। इस केस में क्या होगा, नेट चेंज तो 0 हो गया। सपोज 4 में से 2 बाहर चले गए और 2 उसी के बदले अंदर आ गए तो कोई चेंज तो नहीं आया ना, बाहर अभी भी 4 रहे और अंदर अभी भी 4 रहे। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब आउटर एनवायरनमेंट या फिर जो मीडियम है बाहर का उसकी कॉन्सेंट्रेशन वही है जो सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस केस के अंदर नेट मूवमेंट हो जाएगा 0 और जो सेल है उसका साइज रहेगा सेम। तो अभी जो सेल येलो कलर का दिख रहा है अगर आप इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो तभी भी सेल का साइज जो है वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर नेट मूवमेंट जो है वो 0 है। मूवमेंट चल रहा है, इनसाइड आउटसाइड मूव कर रहा है बट नेट मूवमेंट इज 0।
सो आज के लिए हम टॉपिक यहीं तक रखेंगे. वी हैव कवर्ड सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की डिस्कवरी किसने की, ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोल्यूशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सोल्यूशन और उसके टाइप कैसे होते हैं. ऑल दीज थ्री, हाइपोटोनिक, हाइपर एंड आइसोटोनिक, आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेक श्योर आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. And that is all for the class. We will meet in the next topic in the next video. Thank you.